गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। इससे पहले कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में, और उसी की सिलसिले में ये अगली वीडियो है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जो पूरा इतिहास है उत्तराखंड का, वो आपको समझ आता रहे। गाइस, बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे जो जितने भी अपडेट्स आते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है, वो सभी की सब वहीं पर शेयर की जाती है। तो इसलिए उसको ज़रूर से ज़रूर आपको देखना है, ज्वाइन करना है। इससे पहले हम जो चैप्टर 3 है परमार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल, उसको पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो है इस किताब का, वो कवर हो चुका है। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि किस किस तरह से एक के बाद एक रूलर्स आ रहे हैं और कैसे कैसे उनमें लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, हम दोनों को पढ़ते चलेंगे, दोनों को समझते चलेंगे। तो उन्होंने कहा, द गुरखास वर इन परस्यूट एंड डिफीटेड हिम अगेन एट बाड़ाहाट, दैट इज उत्तरकाशी। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि बाड़ाहाट किसको कहा जाता है, उत्तरकाशी को ही कहा जाता है। प्रद्युम्न शाह देन फ्लेड टुवर्ड्स द प्लेन्स, प्रद्युम्न शाह उसके बाद वो प्लेन्स की तरफ भागे। गुरखास स्टिल परसुइंग हिम, और गुरखास जो है वो तब भी उनके पीछे पड़े रहे। ही ऑफर्ड रेजिस्टेंस टू देम एट चमुवा, ऑल्सो नोन एज चंबा, बट वॉज डिफीटेड। तो उन्होंने चंबा में भी उनको रेजिस्टेंस दिया प्रद्युम्न शाह ने गुरखास को, लेकिन ये यहाँ पर भी हार गए। आफ्टर लूजिंग दिस बैटल प्रद्युम्न शाह एस्केप्ड टू देहरादून, तो उसके इस लड़ाई के हारने के बाद जो प्रद्युम्न शाह थे, क्या हुआ, देहरादून भाग गए, देहरादून आ गए। लेटर ही सॉट द हेल्प ऑफ राम दयाल सिंह, जो एक गुज्जर राजा थे लंडौर के, एंड मेड अ फाइनल अटेम्प्ट टू रीगेन हिज किंगडम। तो उन्होंने फिर बाद में हेल्प ली राम दयाल सिंह जी की, जो कि एक गुज्जर राजा थे लंदूरा के, और एक फाइनल अटेम्प्ट किया उन्होंने कि क्या वो अपना किंगडम वापस पा पाएंगे। अ बैटल वाज फॉट एट खुरबुड़ा, खुरबुड़ा में एक हमला होता है, एक लड़ाई होती है, जो अब देहरादून का ही पार्ट है, जिसमें प्रद्युम्न पेरिज्ड विद मोस्ट ऑफ हिज रिटेनर्स, और जिसमें प्रद्युम्न जो है अधिकांश लोगों के साथ वो मारा जाता है। गुरखास देन गेव अ रॉयल फ्यूनरल टू प्रद्युम्न शाह एट हरिद्वार, उसके बाद गुरखास ने हरिद्वार में प्रद्युम्न शाह को एक रॉयल फ्यूनरल दिया, यानी कि उनका एक शाही अंतिम संस्कार किया गया। ए आर गिल हैज साइटेड द डेट ऑफ द बैटल ऑफ खुड़बुड़ा एज जनवरी 1804, तो जनवरी 1804 में माना जाता है कि जो खुड़बुड़ा का बैटल था वो हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी। रतूड़ी स्टेट्स दैट दिस बैटल वाज फॉट ऑन 14 मई 1804, तो 14 मई एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो 14 मई 1804 को रतूड़ी कहते हैं। ए आर गिल जो कहते हैं वो जनवरी 1804 कहते हैं। एविडेंटली द डेट गिवन बाय रतूड़ी इज मोर रिलायबल बिकॉज हरि कृष्ण रतूड़ी वॉज द दीवान ऑफ द अर्स्टवाइल टीटी गढ़वाल स्टेट ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजा कीर्ति शाह। अब देखिए, जो रतूड़ी जी के द्वारा दी गई डेट है 14 मई 1804, इसको ज़्यादा एविडेंट माना जा रहा है, इसको ज़्यादा विश्वसनीय माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि उस टाइम पे हरि कृष्ण रतूड़ी जो थे वो दीवान हुआ करते थे टिहरी गढ़वाल के, ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजा कीर्ति शाह। तो जिस टाइम पे राजा कीर्ति शाह का शासनकाल चल रहा था, एंड ही मस्ट हैव गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द दरबार, उनको दरबार से ही इस बारे में जानकारी मिली थी। दिस डेट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द गढ़वाली किंग्स, ये जो तारीख थी ये गढ़वाली किंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज ऑन दैट डे गढ़वाल वाज सब्जुकेटेड बाय द गुरखास। तो ये तिथि गढ़वाली राजाओं के लिए महत्वपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि उस दिन गढ़वाल को गोरखाओं ने अपने अधीन कर लिया था। एज सच द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द दरबार शुड बी ऑथेंटिक, और सिंपल सी बात है कि यह समझने वाली बात है कि दरबार से जो सूचना हमें मिल रही होगी वो क्या होगी, वो प्रमाणिक होगी। प्रद्युम्न शाह वॉज अ ब्रेव किंग एंड ही डाइड इन द बैटल फील्ड लाइक अ ट्रू वॉरियर, तो प्रद्युम्न शाह एक बहादुर राजे थे और वह एक सच्चे योद्धा की तरह युद्ध के मैदान में मारा गया। टू डिफेंड हिज किंगडम ही ट्राइड टू मस्टर अ लार्ज आर्मी अगेंस्ट द गुरखा फोर्सेस एज हैज बीन पॉइंटेड आउट बाय डबराल। तो डबराल का कहना यह है कि उन्होंने राज्य की रक्षा के लिए गोरखा से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी सेना जुटाने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या रहे, वो नाकामयाब रहे। He states that Pradyumna Shah sold all his valuables and the costly throne at Saharanpur to raise an army of 12,000 soldiers
बट अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट। तो उन्होंने 12,000 सैनिकों की जो सेना है उसको जुटाने के लिए सहारनपुर में अपना सारा कीमती सामान, महंगा सिंहासन सब बेच दिया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अगर हम देखें तो वह हारे गए, वो इस लड़ाई को नहीं जीत पाए। सेवरल कॉजेज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द डिफीट ऑफ दिस गैलेंट किंग। तो कई सारे कारण माने जाते हैं कि इस बहादुर राजा के हारने के, वीर राजा के हारने के क्या कारण हो सकते हैं। कई सारे कारण माने जाते हैं। गढ़वाल, एज हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर, वाज प्लेग्ड बाय परपिचुअल टर्मोइल्स फ्रॉम द टाइम ऑफ राजा जयकृत शाह एंड दिस वाज सैपिंग द वाइटलिटी ऑफ द किंगडम। तो गढ़वाल अगर हम देखें तो जब से राजा जयकृत शाह के समय से ही लगातार उथल पुथल में त्रस्त था और राज्य की जो जीवन शक्ति थी वो भी कम हो रही थी। नेचर ऑल्सो रेक्ड हैवेक इन द फॉर्म ऑफ अ फेमाइन बिफोर द गुरखा ऑनस्लॉट। और प्रकृति ने भी अपना कहर ढाया, गढ़वाल में फेमाइन आ गया, यानी कि भुखमरी आ गई जो गुरखास थे उनके अटैक करने से पहले। रतूड़ी हैज स्टेटेड दैट गढ़वाल वाज मैड बाय अ फेमाइन इन 1794 एंड 1795 AD। तो गढ़वाल में 1794 और 1795 में क्या हुआ, एक बहुत ही भयानक फेमाइन आया, भुखमरी हुई। दिस फेमाइन इज स्टिल नोटोरियसली नोन एज एकवानी बवानी, यानी कि 51-52 अगर इसको आप कहें तो, इन गढ़वाल, एंड बवानी हैज बिकम अ सिनोनिम फॉर फेमाइन इन गढ़वाल सिंस दैट ईयर। तो इक्वनी और बवानी यानी कि 51-52 जो है इसको कहा गया गढ़वाल में, और जो बावनी है या 52 है अगर आप एक तरह से कहें तो ये अपना में एक पर्याय बन गया किसका, भुखमरी का, यानी कि फेमाइन का, गढ़वाल के अंदर तब से। तो गढ़वाल वाज येट टू रिकवर फ्रॉम दिस डिवास्टेशन दैट इट वाज स्ट्रक बाय एन अर्थक्वेक। उसके बाद गढ़वाल में एक बहुत भयानक भूकंप भी आया। बीडी पांडे हैज रिटन अबाउट दिस अर्थक्वेक दैट इट वाज फेल्ट फॉर 7 days एंड नाइट्स कॉन्टिन्यूसली। बीडी पांडे ने ये लिखा है कि ये जो भूकंप है लगातार 7 दिन और रात तक महसूस होता रहा। अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल इंट्रीग्स एंड नेचुरल कैलेमिटीज दैट हैड प्लेग्ड गढ़वाल, the discomfiture of Pradyumna Shah as regards the intrigues of his younger brother Prakram Shah and the treachery of Harsh Dev Joshi and Mola Ram were also responsible for the Gadwal's disaster in 1804। तो अगर देखा जाए तो गढ़वाल की जो त्रस्त राजनीतिक साजिशें थी, प्राकृतिक आपदाएं, ये तो थी ही, इसके अलावा उनके जो छोटे भाई थे पराक्रम शाह की साजिश के संबंध में अगर हम देखे जाए तो उसके संबंध में प्रद्युम्न शाह की जो बेचैनी थी और हर्षदेव जोशी और मौला राम के जो विश्वासघात थे वो भी एक बहुत बड़े कारण थे 1804 में जो गढ़वाल के साथ हुआ। और गढ़वाल जो है बाद में गुरखा लीडर्स के अंडर आ गया। अबाउट हर्षदेव जोशीज इंसीडियस बिहेवियर ऑफ इनवाइटिंग द गुरखा टू अटैक कुमाऊं एंड देन गढ़वाल हैज़ बीन ऑलरेडी मैंशन, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Mola Ram was also responsible for instigating the Gurkha to invade Garhwal, as he has stated in his book गणिका। तो देखिए मौला राम भी, अगर जो हर्षदेव जोशी हैं वो तो इसके प्रति उनका तो जो कपटी व्यवहार था वो तो था ही, साथ ही साथ मौला राम ने भी गोरखाओं को गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए, उकसाने के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि ये खुद उन्होंने अपनी पुस्तक जो गणिका है उसमें कहा है। नेक्स्ट आता है कि 3 dates हैव बीन गिवन अबाउट द रूल ऑफ प्रद्युम्न शाह। तो प्रद्युम्न शाह के रूल के लिए 3 तारीखें दी गई हैं। बैकेट स्टेट्स दैट ही रूल्ड फ्रॉम 1786 टू 1804। तो बैकेट ने 1786 से 1804 बताया है, रतूड़ी ने बताया है 1797 से 1804 और मुकुंदी लाल ने बताया है 1785 से 1804। द पीरियड एज कोटेड बाय मुकुंदी लाल इज ऑथेंटिक। तो अब 1785 से लेके 1804 तक का जो समय था इसको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। एंड इट टैलीज विद द डेट गिवन बाय द स्टेट म्यूजियम लखनऊ। और ये जो डेट है जो स्टेट म्यूजियम है लखनऊ का उसके साथ मेल भी खाता है। देर आर 9 coins ऑफ प्रद्युम्न शाह इन द स्टेट म्यूजियम लखनऊ। And on their basis, it has been stated that प्रद्युम्न शाह ruled from 1785 to 1804। देखा जाए तो राज्य का जो संग्रहालय है लखनऊ में उसमें प्रद्युम्न शाह के 9 सिक्के हैं और उनके आधार पर कहा गया है कि प्रद्युम्न शाह ने 1785 से 1804 तक शासन किया था। नेक्स्ट आता है जो डेट है एक्सेशन की गिवन बाय रतूड़ी एज 1797 इज नॉट करेक्ट। 1797 की डेट तो करेक्ट है ही नहीं।
मोरोवर ये जो डायनेस्टिक कलेक्शन है लेट ठाकुर शूरबीर सिंह, देर इज अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ 1788 जो इंडिकेट करता है कि प्रद्युम्न शाह हैज असेंडेड द थ्रोन बाय 1788। तो ठाकुर शूरबीर सिंह जी के जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन उनके पास से मिली है तो वो ये बताता है कि प्रद्युम्न शाह ने 1788 में तख्त संभाला था। इट कैन दस बी कंक्लूडेड दैट प्रद्युम्न शाह रूल्ड फ्रॉम 1785 टू 1804। तो अब ये माना जा सकता है कि 1785 में ही उन्होंने गद्दी संभाली और कब तक संभाल के रखी, 1804 तक, अपने मृत्यु के समय तक। इसके साथ हम आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रूलर्स, यानी कि शासकों का प्रशासन कैसा था। द गवर्नमेंट कंसिस्टेड ऑफ अ सिंपल मोनार्की। देखिए सरकार में एक साधारण राजतंत्र शामिल था, बट द पावर ऑफ द सोवरन वॉज इन फैक्ट फार फ्रॉम एब्सोल्यूट, बीइंग एवर कंट्रोल्ड इन अ ग्रेटर और लेस डिग्री बाय द विल ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। तो संप्रभु की जो शक्ति थी वो निरपेक्ष से बहुत दूर थी और जिसे कभी भी अभिजात वर्ग की इच्छा से अधिक या कम मात्रा में नियंत्रित किया जा रहा था। इन द कोठार इंस्क्रिप्शन ये मेंशन किया गया है कि जो रिलीजियस हेड है विल्डेड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द किंग। जो रिलीजियस हेड है यानी कि जो मान लेते हैं उस टाइम पे जिस भी धर्म को ये फॉलो कर रहे थे, अगर सनातन धर्म को फॉलो कर रहे थे तो उस टाइम पे जो धर्म को फॉलो करने वाले जो हेड थे वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखते थे राजा के ऊपर। मोलाराम हैज़ रेफर्ड हिम एज ओझा गुरु। तो मोलाराम ने उनको ओझा गुरु भी कहा है अपने कामों में, अपनी किताबों में। अकॉर्डिंग टू GRC विलियम्स, द वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ द किंग वर द दीवान, दफ्तरी, वजीर, फौजदार एंड नेगी। तो जो नेगी आज के टाइम पे एक कास्ट बन गई है, एक सरनेम बन गया है, वो उस टाइम पर एक मिनिस्टर का नाम भी हुआ करता था। तो ये सब मिनिस्टर्स की पोस्ट हैं, या तो कुछ राजा के दरबार में जो बैठते थे, या तो कुछ दीवान हुआ करते थे, दफ्तारी हुआ करते थे, वजीर हुआ करते थे, फौजदार हुआ करते थे और नेगी हुआ करते थे। ट्रेल इज ऑफ द व्यू दैट द चीफ ऑफिसेज ऑफ द किंगडम वर द ऑफिस ऑफ द दीवान, दफ्तारी, भंडारी, वजीर, फौजदार, नेगी एंड ठोकदार। तो जो ट्रेल थे उनका कहना यह था कि जो मुख्य कार्यालय हैं वो किस किस के हैं, इन्हीं सबके जिनका मैंने नाम लिया है, चाहे वो दीवान हो, दफ्तारी हो, भंडारी हो, वजीर हो, फौजदार है, नेगी है और ठोकदार है। It seems that the different officials during the reign of the Parmars were as follows। तो जो अलग अलग जो ऑफिशियल्स थे परमार डायनेस्टी के दौरान वो कौन कौन थे, जैसे कि मुख्तार। तो ये कौन है मुख्तार, ये वजीर है, इनको वजीर के नाम से भी जाना जाता है। एंड हिज ड्यूटीज वर दैट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। तो यानी कि एक प्रधानमंत्री के रूप में ये काम को संभालते थे, जो वजीर हुआ करता था। फिर दफ्तरी कौन था, तो इट अपियर्स दैट ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो जो राजा के तुरंत जो इमीडिएट जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हुआ करते थे उनके डायरेक्टर जो थे वो दफ्तारी थे। एंड वाज स्टेशनड इन द कैपिटल। और जो किंगडम की जो राजधानी थी उसमें ये बैठा करते थे। हिज असिस्टेंट्स वर नोन एज परगना दफ्तारी। तो उनके जो असिस्टेंट्स हैं उनको अलग अलग परगनाओं के दफ्तारी हो गए। एंड देयर ऑफिसेज वर लोकेटेड इन एवरी परगना, यानी कि सब डिविजनल हेडक्वार्टर। मोलाराम is of the view that the daftari was a medium through which the king issued orders and announced the appointments of officials। तो मोलाराम का मत ये है कि दफ्तारी एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से राजा जो है वो आदेश जारी करते थे और अधिकारियों की नियुक्ति, उनका जो ट्रांसफ़र है, उनका जो रिटायरमेंट है, उन सब की घोषणा इसी के माध्यम से हुआ करती थी। इफ़ एन इंडिविजुअल वॉज टू बी कन्विक्टेड और इन द केस ऑफ इन्वेस्टिट्यूरिंग ऑनर द ऑर्डर्स वर इशूड बाय द ऑफिस ऑफ द दफ्तारी। तो यानी कि यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाना था या सम्मान के निवेश के मामले में बात करनी थी तो उन सब के आदेश कहाँ से जारी होते थे, दफ्तारी से जारी हुआ करते थे। अ जनरल रिकॉर्ड ऑफ द एरेबल लैंड्स ऑफ द कंट्री, देयर एक्सटेंट, अप्रोप्रिएशन वाज केप्ट इन द ऑफिस ऑफ द दफ्तारी। तो एक जो कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी उनकी सीमा कितनी है, विनियोग वगैरह जो है वो सब चीज़ें आदि का एक सामान्य रिकॉर्ड दफ्तारी के कार्यालय में रखा जाता था। टू रेंडर दीज अकाउंट्स इन डिटेल, कोरस्पॉन्डिंग डेप्यूटीज जो थे वो रिकॉर्ड्स को आगे मेंटेन करते थे। फिर बारी आती है फौजदार की। तो हर परगना में एक फौजदार हुआ करता था। द नंबर ऑफ परगनाज इन गढ़वाल हाउएवर आर नॉट नोन। ये नहीं पता था, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि गढ़वाल में कितने परगना हैं। फौजदार्स वर लाइक मिलिट्री गवर्नर्स हु एडमिनिस्टर्ड दी परगना। तो फौजदार कौन है, फौजदार जो हैं वो मिलिट्री गवर्नर्स थे जो परगना को एडमिनिस्टर करते थे। उनकी ड्यूटी थी कि वहाँ पे शांति बना के रखनी है, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, राजस्व एकत्र करना है
एंड डिफेंड द फ्रंटियर्स ऑफ द किंगडम, और राज्य की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करनी है। ड्यूरिंग टाइम ऑफ वॉर द फौजदार रिक्रूटेड ट्रूप्स टू हेल्प देयर किंग, तो युद्ध के समय फौजदारों को क्या करना था, अपने राजा की सहायता के लिए सैनिकों की भर्ती भी करनी थी। फिर नेक्स्ट आते हैं गोलदार। वेरियस सिक्योरिटी चीफ्स इन द कैपिटल वर नोन एज गोलदार्स, तो जो राजधानी के अंदर विभिन्न सुरक्षा प्रमुख हुआ करते थे उनको गोलदार के नाम से कहा जाना जाता था। दे हैड द पावर टू अपॉइंट देयर ओन सोल्जर्स एंड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द रॉयल ट्रेजरी एंड अदर ऑफिसेज इन द कैपिटल, तो उनके पास अपने स्वयं के सैनिकों को नियुक्त करने की शक्ति हुआ करती थी और राजधानी में शाही खजाने और अन्य कार्यालयों की सुरक्षा के लिए भी वो जिम्मेदार हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट आता है थोकदार की। अगर हम बात करें, जो थोकदार है, जो रेवेन्यू है परगना का वाज कलेक्टेड मेनली बाय द थोकदार्स हु वर लाइक फ्यूडल लॉर्ड्स एंड देयर टाइटल्स आर हेरिडिटरी, दे वर आल्सो नोन एज सयानास। तो देखिए, परगना में जो राजस्व था वो मुख्य रूप से थोकदार ही इकट्ठा किया करते थे, जो सामंती प्रभु की तरह थे, और उनके जो खिताब थे वो वंशानुगत थे। वंशानुगत यानी कि हेरिडिटरी थे, कि अगर एक बार कोई ठोकदार बन गया तो अब उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे करके ये सिलसिला चलता रहेगा। द लेटर अगेन अपॉइंटेड, यानी कि जो थोकदार थे ये अपॉइंट करते थे एक और प्रोपराइटर को ऑफ ईच विलेज अंडर द डेजिग्नेशन ऑफ प्रधान। तो प्रधान, एक ये जो प्रधान की जो पोस्ट थी इन्होंने बनाई थी, टू लिवाई एंड अकाउंट डायरेक्टली फॉर इट्स सेस। The remuneration of the Syana consisting of a trifling nazarana from each village in the Pargana and of offerings from the Pradhan on certain festivals। तो अब कितना पैसा मिलेगा किसी ठोकदार को, तो वो डिपेंड करता था कि वो कितना वहाँ से इकट्ठा कर पाता है, हर विलेज से, हर परगना से, एंड ऑन द ओकेजन्स ऑफ बर्थ्स एंड मैरिजेस इन देयर ओन फैमिलीज। नेक्स्ट आता है देवर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अ लेग ऑफ एवरी गोट किल्ड बाय द प्रधान। उसके बाद ये भी हुआ कि उनको हर एक बकरी की एक टांग भी मिलेगी जो भी प्रधान मारेंगे अपने डिवीजन में, एंड एंजॉयड अ पोर्शन ऑफ रेंट फ्री लैंड इन देयर ओन विलेज, और एक रेंट फ्री लैंड भी उनको मिलेगी जिसपे उनको कोई किराया नहीं देना है। द ड्यूज ऑफ प्रधान वर एग्जैक्टली सिमिलर बट वर लिवेबल ओनली फ्रॉम देयर ओन टेनेंट्स, और प्रधानों की जो बकाया राशि थी वो भी बिल्कुल समान थी, लेकिन केवल अपने स्वयं के किराएदारों से ही वो वसूलनीय थी। इन द रिजर्व डिस्ट्रिक्ट्स द रॉयल डोमेन्स वर मैनेज्ड बाय द वजीर एंड भंडारी। तो रिजर्व डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि जो आरक्षित जिले थे, वहाँ पे शाही क्षेत्रों का प्रबंधन वजीरों और जो भंडारी थे, भंडारी यानी कि देखिए भंडार से ही समझ में आता है कि कोई कोषाध्यक्ष हैं ये, उनसे किया जाता था। एंड द रेंट्स ऑफ द एलिनेटेड विलेजेस वर कलेक्टेड बाय द ग्रांटीज, और जो अलग अलग गाँव के किराए जो थे वो अनुदानकर्ताओं द्वारा एकत्र किए जाते थे। नो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सियाना एग्जिस्टेड इन दी परगना, तो परगना में सियान की कोई स्थापना नहीं थी। फिर नेगी की बात आती है, तो इट अपियर्स दैट सम इंडिविजुअल्स हु वर गिवन द स्टेटस ऑफ अ थोकदार एंड वर असाइन द रेवेन्यू ऑफ सर्टेन विलेजेस फॉर देयर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज टू द किंग वर नोन एज नेगी, यानी कि कुछ लोग ठोकदार ही थे, लेकिन उन्होंने जो उनको रेवेन्यू इकट्ठा करना था उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, और उनकी विशिष्ट सेवाओं को देखते हुए राजा ने उन्हें नेगी के नाम से सम्मानित किया, और उनको फिर नेगी नाम से बुलाने लगे। बाद में ये अपने आप में कास्ट कम्युनिटी बन गई। हाउएवर द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी इन द लैंड फ्रीक्वेंटली बिकेम वेस्टेड इन द डिसेंडेंट्स ऑफ सच सॉर्ट ऑफ असाइनीज। फिर नेक्स्ट आता है दीवान की। अगर हम पद की बात करें तो ये वजीर हैं, एंड दिस टाइटल वाज प्रेवलेंट इन द नेबरिंग रीजन ऑफ कुमाऊं ऑल्सो। तो कुमाऊं में भी ये जो नाम था दीवान का चलता था। मौलाराम के कामों से हमें पता चलता है कि देयर वर सम पेटी ऑफिशियल्स इन द किंगडम ऑल्सो लाइक द चुंड, चाकर एंड चौबदार। तो और भी लोग थे जो छोटे मोटे ऑफिशियल्स हुआ करते थे एक किंगडम के अंदर। तो चुंड कौन थे? तो जो चुंड थे ये एक मैसेंजर थे रॉयल कोर्ट के, हु कैरिड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो चुंड शाही दरबार के दूत हुआ करते थे जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते थे। चाकर वर दी ऑर्डरलीज ऑफ द रॉयल कोर्ट एंड द रॉयल हाउस होल्ड। तो जो चक्कर्स थे वो क्या थे? शाही दरबार के आदेश और शाही घराने की जो चीज़ें हुआ करती थी उनको मानते थे। चौबदार यूज्ड टू अकम्पनी द किंग एंड विल्डेड द सिल्वर अम्ब्रेला ओवर हिज रॉयल हाइनेस। तो जो चौबदार था वो क्या काम करता था? वो पीछे आपने देखा होगा जैसे राजा चलता है तो राजा के ऊपर
जो छतरी पकड़ता है, एक पर्सन पीछे खड़ा होकर जो छतरी पकड़ता है जिससे कि राजा के ऊपर छतरी रहे, उसको पकड़ने का काम चौबदार किया करते थे। चीफ प्रीस्ट वॉज एन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल इन द किंगडम। एक जो मुख्य जो पुजारी हुआ करते थे राज्य के, वो एक महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे। एंड वॉज नोन एज द ज्योतिक राय, एज इज एविडेंट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑफ द टेम्पल ऑफ क्षेत्रपाल इन 1608 AD। तो 1608 के हम जो क्षेत्रपाल के मंदिर हैं उसके शिलालेख से पाते हैं कि वो एक बहुत ही फेमस पर्सन हुआ करते थे, उनको ज्योति राय के नाम से बुलाया जाता था। चीफ प्रीस्ट वॉज वेल वर्स्ड इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, यानी कि खगोल विज्ञान में और ज्योतिषी विज्ञान में वो क्या हुआ करते थे, पारंगत हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो यानी कि भू राजस्व का जो प्रशासन है उसकी तरफ थोड़ी सी अपनी नज़र हम दौड़ाते हैं। तो अंडर द परमार किंग्स प्रोप्राइटरी राइट इन लैंड वॉज वेस्टेड इन द सोवरन एंड वॉज इनएलिनेबल। तो परमार राजाओं के अधीन जो भूमि पर स्वामित्व हुआ करता था वो किसका था, वो संप्रभु में निहित था, यानी कि जो राजा थे उनमें था, और वह अक्षम्य था यानी कि इनएलिनेबल था, यानी कि आप उनको किसी से छीन नहीं सकते थे। द पैरामाउंट प्रॉपर्टी इन द सॉइल दो रेस्टेड विद द सोवरन, इट्स राइट हाउएवर was only theoretically acknowledged by the subjects, but its practical existence was also deducible from the unrestricted power of alienation। उनका कहना यह था कि मिट्टी में सर्वोपरि संपत्ति जो थी वो संप्रभु के पास थी, लेकिन इसका अधिकार केवल सैद्धांतिक रूप से विश्व द्वारा स्वीकार किया गया था, लेकिन इसका व्यावहारिक अस्तित्व भी अलगाव की अप्रतिबंधित शक्ति से अनुमान लगाया जा सकता था, जो संप्रभु हमेशा भूमि में होता था। फिर नेक्स्ट आता है दीज टेन्योर्स जो था जमींदारों का, वर नेवर इनडिविजिबल एंड एज दे वर डिराइव्ड फ्रॉम रॉयल ग्रांट्स आइदर ट्रेडिशनल और एग्जिस्टिंग दे कुड बी एब्रोगेटेड एट द विल ऑफ द सोवरेन। देखिए अब ये तो हो ही सकता है कि अगर किसी जमींदार को या किसी को भी कहीं का राइट दे दिया गया है तो वो क्या हो सकता है, वो वहाँ पे राजा की अगर इच्छा थी तो राजा की इच्छा के अनुसार उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। When a provision in land was called for reward to military services or to remunerate the hires of those in battle, it was usually made at the expense of the existing rights। तो पंडित बद्रीदत्त पांडे क्या कहते हैं, उन्होंने मेंशन किया है द किंग को ट्रांसफर हिज प्रोप्राइटरी राइट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो राजा किस परिस्थितियों में जो उनका मालिकाना अधिकार था उसको ट्रांसफर कर सकते थे, हस्तांतरित कर सकते थे। ही कुड डोनेट लैंड टू द ब्राह्मण्स, तो वो पहली बात तो जो ब्राह्मण वर्ग के समुदाय के लोग थे उनको ज़मीन डोनेट हो सकती थी फॉर देयर एरुडिशन, एंड दिस एक्ट वॉज नोन एज संकल्प और विष्णुप्रीत। तो जो वो पूजा करवाते थे उसके लिए उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता था ज़मीन का टुकड़ा, और इसको इस गिफ्टिंग को क्या कहा जाता था, इसको या तो संकल्प कहा जाता था या इसको विष्णुप्रीत कहा जाता था। द किंग रिवार्डेड द ब्रेव विद लैंड फॉर देयर गैलेंट्री एंड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिट्यूरिंग वॉज नोन एज राउत। अब देखिए जब राजा बहादुरों को उनकी वीरता के लिए भूमि के साथ पुरस्कृत किए जाते थे तो उसको राउत के नाम से जाना जाता था। किंग ऑल्सो गेव लैंड टू द ऑफिसर्स इन द फॉर्म ऑफ फीफ्स इन ल्यू ऑफ देयर सैलरीज। तो राजा जो थे अधिकारियों को उनके वेतन के बदले जागीर के रूप में भी भूमि दिया करते थे। G.R.C. Williams is of the view that the land revenue was paid partly in kind, partly in money, जनरली इन प्रोपोर्शन ऑफ 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द सॉइल और इट्स वैल्यू। तो देखिए काइंड और मनी में यानी कि जो चीज़ें हैं यानी कि सामान है उसके रूप में और पैसों के रूप में जो था वो उसको बांटा जाता था। लैंड रेवेन्यू वाज स्पेंट मोस्टली इन पेमेंट ऑफ ट्रूप्स। तो लैंड रेवेन्यू ज़्यादातर कहाँ पे खर्चा होता था, जो सेना थी उस सेना को पालना अपना में एक बहुत मुश्किल काम है, तो ज़मीन से जो पैसा आता था ज़्यादातर पैसा कहाँ जाता था, सेना के रख रखाव में जाता था, ट्रूप्स के पेमेंट में जाता था। वेरी लिटिल मनी रीच्ड द रॉयल कॉफर्स आफ्टर द डिडक्शंस नेसेसरी टू मीट द लोकल एक्सपेंडिचर। इसको लोकल कर लीजिएगा। तो लोकल एक्सपेंडिचर यानी कि जो बहुत ज़्यादा खर्चे थे उन सबको करते करते बहुत कम खजाना ऐसा होता था जो शाही खजाने में लास्ट में पहुँचा करता था। मनी वॉज स्पेंट ऑन कोर्ट म्यूजिशियंस, तो कोर्ट के म्यूजिशियंस जो थे और डांसिंग गर्ल्स थी उन पे भी पैसा खर्च होता था। अ फर्दर एलिनेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू अरोज फ्रॉम कॉन्स्टेंट डोनेशंस टू ब्राह्मण्स एंड एंडोमेंट ऑफ टेम्पल्स इन सक्सेसिव रेंज। अब धीरे धीरे जब एक एक नए नए राजा आते रहे तो क्या होता रहा, बार बार ब्राह्मण्स को
उनकी पूजा करवाने के बाद अलग अलग टाइम पे उनको ज़मीनें जब गिफ्ट होने लगी, तो उन ज़मीनों को, जिन ज़मीनों को गिफ्ट कर दिया गया, वहाँ से तो लैंड रेवेन्यू नहीं आएगा। तो इससे क्या होने लगा, जो किंगडम था, किंगडम के अंदर जो भू राजस्व था उसकी कमी होने लगी, वो ज़मीन से रेंट कम आने लगा। द लैंड दैट इज थाट, इनकी विच वॉज बेस्टोड अपॉन डिफरेंट पीपल वर नोन एज ठाटवान। तो यानी जिनको ठाट दे दिया गया, यानी जिनको वो जो ज़मीन थी वो दे दी गई, उनको ठाटवान कहा जाने लगा। ऑल्दो दे हैड कंप्लीट ऑनरशिप ओवर द लैंड, और हालांकि उनके पास जो ज़मीन की जो ऑनरशिप थी वो पूरी की पूरी थी। दे कुड नॉट एक्सपेल द पीजेंट्स ऑलरेडी सेटल्ड विद इन द टेरिटरी गिवन टू देम, लेकिन उनको ये भी कंडीशन दी गई थी कि ऑलरेडी जो किसान उस ज़मीन पे काम कर रहे हैं, आप उनको हटा नहीं सकते। द पीजेंट्स हु हैड सेटल्ड इन द एरिया पोजेस्ड बाय द ठाटवान वर नोन एज खईकर। तो यानी कि वो जो किसान थे, जो ज़मीन ठाटवान के पास पहुंच गई थी, उनको खईकर कहा जाता था। सो लॉन्ग द खईकर पेड द रेवेन्यू रेगुलरली ही कुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द लैंड टिल्ड बाय हिम। जब तक खईकर जो है वो तरीके से रेवेन्यू पे करता रहेगा ज़मीन का, तब तक हम उसको उस ज़मीन से नहीं हटा सकते जिस ज़मीन पे वो एग्रीकल्चर, जिस ज़मीन पर वो जो खेती है वो कर रहा है। तो यानी उस किसानों को निष्कासित नहीं कर सकते। फिर कह रहे हैं द लैंड अपार्ट फ्रॉम द रेवेन्यू द खईकर यूज टू प्रेजेंट वेरियस गिफ्ट्स टू द थाटवान। तो रेवेन्यू तो देना ही है, खईकर उसके अलावा कई सारे गिफ्ट भी थाटवान को दिया करते थे एज अ मार्क ऑफ फेल्टी एंड एस्टीम। तो यानी कि उनको जो है विभिन्न उपहारों को निष्ठा और सम्मान के प्रतीक के रूप में पेश किया करते थे। द लैंड विच द ठाटवान कल्टिवेटेड हिमसेल्फ ही कुड सेटल न्यू फैमिलीज देयर एंड दीज न्यू सेटलर्स वर नोन एज खैनीज। तो जहाँ पर ठाटवान को जो ज़मीनें मिल गई थी वो खुद तो कल्टीवेट करते ही थे और कुछ नई फैमिली भी वहाँ पे आके बसती थी, उनको खैनी कहा जाता था। फिर अमंग देम द ठाटवान कुड कैटेगराइज सर्टेन फैमिलीज एज टेम्परेरी एंड दीज फैमिलीज वर नोन एज सिरतन। तो कुछ फैमिलीज को ठाटवान कहते था कि ये टेम्परेरी हैं, कुछ ही समय के लिए हैं, आंशिक रूप से यहाँ पे हैं, तो उनको हम क्या कहते थे, सिरतन कहते थे। हाउएवर एज पो हैज़ रिमार्क्ड द लैंड इन द इंटीरियर seldom changed proprietors and the greater part of the occupants derived their claims to the soil solely from the prescription of long established and undisturbed possession। तो देखिए, अब उनका कहना ये है कि जो अंदर, जैसा जैसे आप गांव के अंदर जाएंगे, इंटीरियर्स में जाएंगे, तो वहाँ पे जो उनके मालिक थे वो बहुत ही कम चेंज हुआ करते थे, और जो ग्रेटर पार्ट था ऑक्यूपेंट्स का डिराइव्ड देयर क्लेम्स टू द सॉइल। तो जिन लोगों ने ज़मीनें पर कब्जा कर रखा था या जिनके पास ज़मीनें थी, वो सिर्फ इस तरह से बता पाते थे क्योंकि वो बहुत लंबे समय से उस पर अपनी एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस थी वो कर रहे थे। पर्टिकुलरली ब्राह्मण्स, जिनके एंसेस्टर्स हैविंग ओरिजिनली ऑब्टेन्ड एस्टेट्स ऑन ग्रांट्स। तो ग्रांट्स पाकर उनके जो पूर्वज थे, जो कुछ ब्राह्मण थे, उनके पूर्वजों ने जो उनको ज़मीन मिली थी उन पर ग्रांट्स के रूप में मिली थी, नॉट कन्वेइंग एनी प्रॉपर्टी इन द सॉइल, देयर डिसेंडेंट्स हैड सब्सिक्वेंटली by the migration of actual occupants came into full possession of both land and produce. So of grants which did not convey property in the soil but were only assignments of revenue, तो जो मोस्ट कॉमन था वो क्या था, विच वर मेड एज रेमुनरेशन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिस, जैसे कि नेगीचारी, कमीनचारी, जायदाद, एंड दोज मेड फॉर द एंडोमेंट ऑफ रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट। तो मेन सोर्स क्या है इनकम का, वो लैंड रेवेन्यू था, यानी उसको सिरती कहते थे। और जो असेसमेंट था वो किस अकॉर्डिंग्स में होता था, ये इस तरह से होता था कि ज़मीन की उर्वरता कितनी है, फर्टिलिटी कितनी है। 1/3, जिसको तिहाड़ भी बोलते थे, तो तिहाड़ एंड हाफ, दैट इज़ उसको अधेला भी कहते थे, ये टोटल ईल्ड थी। यानी कि 1/3 जो है आपको देनी पड़ेगी, जो भी आपकी उपज होगी उसका 1/3 आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। इन द कैपिटल द दफ्तारी ऑफिस यूज टू मेंटेन अ रिकॉर्ड। तो कैपिटल में जो दफ्तरी का ऑफिस था वो इन सब चीज़ों की जो मेंटेनेंस है, इन सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड है उसको रखता था। फिर सोर्सेज क्या हैं इनकम के, दूसरे सोर्सेज क्या हैं, तो जीआरसी विलियम का कहना ये है कि पूरा का पूरा जो किंगडम था वो एक्सीडेड 5 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता था। इसमें इनकम जो थी सभी सोर्सेज से आती थी, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, जो हम निर्यात करते हैं, इम्पोर्ट हो, आयात करते हैं, लैंड रेवेन्यू हो, माइंस हो, या जो गोल्ड वॉशिंग होती है, कई सारी एक्टिविटीज़ जो एक राज्य के अंदर हो सकती हैं। उस टाइम की जो कैपिटल हुआ करता था, किंगडम हुआ करता था,
उसके अंदर जो भी चीज़ें हुआ करती थी उन सब से हम कमाई करते थे। तो अलग अलग तरीक़ों से किस किस से हम कमाई करते थे, तो माइनिंग से करते थे। तो अब माइनिंग जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ तक हमने कवर कर लिया है, तो माइनिंग से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। गाइस, अगर किसी को कहीं पे भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, यहाँ पे आप पूछना है सीखने को मिला है नहीं मिला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या हमें आगे और नई वीडियोस बनानी है, क्या आप टॉपिक चाहते हैं जिस पर हम वीडियोस बनाएं, उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।